Good morning, students. This is Anupama Labhe. I welcome you in our subject, that means secretarial practice. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें हमने दो क्लॉजेस का अल्ट्रेशन देखा था. एक देखा था नेम क्लॉज और सेकेंड वॉज द रजिस्ट्रेशन क्लॉज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the remaining clauses of our memorandum of association. So let us start with our today's lecture. Alteration in memorandum of association. First we will discuss in today's lecture alteration in object and object clause. देखो मैं आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मिक्स ले रही हूँ, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को यूज़ करने वाली हूँ और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं अलग से हिंदी के जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूँगी. इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी का लेक्चर हो रहा है करके. ओके, सो द फर्स्ट क्लॉज इज अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज. When it is possible, you can alter your object clause when the company has unutilized money out of the money raised through prospectus. देखिए, when the company can alter its object clause when the company has issued the prospectus and from this prospectus has raised the capital and that raised capital is unutilized, then only it can change its object clause and alteration in any other case. यानी पहली एक तो ये केस हो सकती है कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू अपना कैपिटल जो है रेज किया हुआ था और उन्होंने जो मनी रेज किया था वो अभी भी उन्होंने पूरी तरह से उपयोग में लाया हुआ नहीं है. तो ऐसे इसमें ही वो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, या तो फिर दूसरी भी कोई केस हो सकती है अल्ट्रेशन इन एनी अदर केस. तो हम लोग देखते हैं डिटेल में ये अल्ट्रेशन वेयर कंपनी हैज़ अनयूटिलाइज्ड मनी आउट ऑफ द मनी रेज थ्रू प्रॉस्पेक्टस. तो क्या है अगर ऐसा करना है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि जैसे भी हम लोग प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, इन दैट प्रॉस्पेक्टस वी मेंशन फॉर व्हाट पर्पस द कंपनी इज़ गोइंग टू यूटिलाइज दिस मनी. लेकिन जैसे उन्होंने बताया है कि हम लोग ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए मनी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन समझ लीजिए काफ़ी दिनों तक के वो मनी जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहते थे, वो अनयूटिलाइज्ड है. तो ऐसे ही अनयूटिलाइज्ड जो मनी है उसके लिए अगर आप दूसरे इस पर्पस के लिए आप उसे यूज़ करना चाहते हो, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर ऑब्जेक्ट फॉर विच यू हैव रेज्ड दिस मनी. बराबर है, आप क्या करना चाहते हो? अभी आप अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे हो क्योंकि यू वॉन्ट टू यूटिलाइज दिस मनी बट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज बट ऑन समथिंग अदर. बराबर है. तो ये जब आपको करना है तो व्हाट प्रिकॉशंस और व्हाट स्टेप्स द कंपनी शुड पास. सबसे पहले तो उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड दैट थ्रू पोस्टल बैलेट. देखिए, जनरल मीटिंग में भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन जब आप इस तरह का कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हो तब आपको क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन एंड दैट थ्रू ओनली बाय पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट ही इसलिए है बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट the shareholders or members of the company scattered all over the country or it may outside the country, but you have to take the approval from your members. It is not possible for all members to attend the meeting. So what is the precaution which is taken by MCA? It said that the resolution must be a special resolution and that must be passed through postal ballot. That means each and every member has a right to participate in passing such a resolution. समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड दैट थ्रू द मेंबर्स. लेकिन जैसे आप सभी जानते हो कि मेंबर्स जो है वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं. जब ये बिखरे हुए मेंबर्स है लेकिन उनका कंसेंट लेना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप अपना डिसीजन कैसे दे सकते हैं? थ्रू पोस्टल बैलेट. और इसीलिए ये जो अल्ट्रेशन विच द कंपनी वांट्स टू मेक इज़ थ्रू पोस्टल बैलेट. ठीक है, एंड इन दैट postal ballot what you have to mention that you don't have to mention in that postal ballot, but along with that you have to give the justification for alteration. आपको क्या बताना है? जैसे कि आप जानते हो कि नोटिस दी जाती है मीटिंग की, तो उसी तरह से यू हैव टू इन्फॉर्म योर मेंबर्स रिगार्डिंग व्हाट
you have to inform them regarding the total money received. टोटल मनी रिसीव्ड कौन सा, जो अपने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था और उसके थ्रू जो अपने टोटल मनी को रिसीव किया था, दैट यू हैव टू मेंशन. समझ में आ रहा है? दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स. फिर क्या है, जो आपने मनी रिसीव्ड किया था वो, और फिर मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस. क्या बता रहे हो वो? मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस. यानी आपने कुछ तो पैसा था कि जो आपने पर्पस विच यू हैव मेंशन अर्लियर इन योर प्रॉस्पेक्टस, जो आपने मेंशन किया था उसके लिए अपने कुछ तो अमाउंट है जो यूटिलाइज की हुई थी, बराबर है. तो वो जो पोर्शन, दैट मनी विच यू यूटिलाइज्ड, आउट ऑफ दैट मनी रेज्ड यू हैव टू मेंशन. देन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द मनी सो रेज्ड. देखिए टोटल मनी रिसीव्ड आ गया, उसके बाद में आपने कितनी यूटिलाइज की है ये आ गया, तो ऑब्वियसली अब क्या आने वाला है? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट. बट यू हैव टू मेंशन दैट दिस मच इज़ द अमाउंट विच इज़ अनयूटिलाइज्ड आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड. समझ में आ रहा है? एंड देन पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड अल्ट्रेशन और चेंज इन ऑब्जेक्ट्स. अभी आपने पूरा बता दिया है, अभी आपको क्या बताना है उनको? आपको पर्टिकुलर्स देने हैं. किसके बारे में पर्टिकुलर्स देने हैं? कि आप क्यों ये प्रपोज्ड अल्ट्रेशन बनाना चाहते हो और क्या है जो आप चेंजेस लाना चाहते हो ऑब्जेक्ट्स में. व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जब आप ये बदल रहे हो तो आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह का बदलाव जो है वो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लाना चाहते हो. ठीक है. फिर ये बताना है अमाउंट प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट. अब अभी आपके पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट भी आ गई है. फिर आपको उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट में से बताना है कि कितनी अमाउंट आप ये न्यू ऑब्जेक्ट, यानी जो आप अभी ऑब्जेक्ट्स देने जा रहे हो, यानी जिस पर्पज़ के लिए अमाउंट यूटिलाइज करने वाले हो, उसके ऊपर आप कितनी अमाउंट स्पेंड करने वाले हो, ये भी आपको बताना है. फिर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अल्ट्रेशन ऑन द अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी. देखिए एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट, व्हाई द कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली कंपनी इज़ फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स, बराबर है. कंपनी क्यों फॉर्म होती है? क्या है? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है. जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पास एक्सेस मनी है जो हमने प्रीवियसली प्रॉस्पेक्टस के थ्रू रेज किया था, अभी वो हम लोग किसी और चीज़ के भी लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमने मेमोरेंडम में बताए थे वो ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं है. इसलिए आप क्या करना चाहते हो? ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना चाहते हो. और फिर इसके लिए आपको ये भी बताना जरूरी पड़ेगा कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा. ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द फेवरेबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अल्ट्रेशन, बराबर है. आपको ये बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है अगर आप आपका जो अल्ट्रेशन है, जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने अल्ट्रेशन लाया है, उसका आपके अर्निंग्स के ऊपर और आपके कैश फ्लो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है. फिर अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर द मेंबर्स टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन ऑन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन. फिर क्या है? अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और जो भी उन्हें लगता है, जैसे कि मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे बहुत सारी जानकारी होनी ज़रूरी होती है. फिर जब मुझे वो जानकारी होनी ज़रूरी, क्यों मुझे ज़रूरी है? क्योंकि आई हैव टू टेक द डिसीजन. क्योंकि आपको बैलेट पेपर दिया हुआ है ना आपका वोट कास्ट करने के लिए, यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस बारे में रेजोल्यूशन पास करना है, तो क्या मैं सही अपना डिसीजन दे सकती हूँ? नहीं. इसलिए मुझे मेरा डिसीजन बराबर लेने के लिए जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ठीक है. फिर प्लेस फ्रॉम वेयर एनी इंटरेस्टेड पर्सन मे ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड. और फिर उनको ये भी पूछना है, ये भी बताना है कि आप कहाँ से, यानी कोई इंटरेस्टेड पर्सन हो सकते हैं कि जो चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन की नोटिस भी उसे मिले, तो उसे ये बताना ज़रूरी है कि कौन से प्लेस से उन्हें ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन मिल सकती है. समझ में आया है? तो क्या क्या देखा है हमने? एक तो पहले देखा है यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड दैट मस्ट बी थ्रू द बैलेट पेपर.
While passing such a special resolution, you have to provide the information to the members, and that information must contain total money received, money utilized, unutilized money, and the particulars of the proposed alteration, and then the amount proposed to be utilized for the new object, and estimated financial impact of the proposed alteration on the earnings and cash flow of the company. ठीक है, और जो भी डिसीजन लेने के लिए उन्हें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लगती है वो आपको देनी है। और ये कॉपी जो रिजोल्यूशन आपको पास करना है, अगर कोई इंटरेस्टेड है ऐसे कॉपी लेने के लिए तो वो प्लेस वो जगह जहाँ से उसको ये कॉपी मिल सकती है बताना जरूरी है। देन पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द रिजोल्यूशन। अभी ये जो रिजोल्यूशन आप पास करना चाहते हो उसका आपको पब्लिकेशन देना है, और पब्लिकेशन कहाँ पे देना है मालूम? इन द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किस तरह से आपको पब्लिकेशन देना है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देनी है? न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, यानी जहाँ पे आप ही एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उस एरिया की जो यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आने वाली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के पेपर में भी आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो देखिए क्या है, कंपनी शैल पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट, यानी उन्हें एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिस टू द शेयर होल्डर्स। उन्होंने क्या दिया है? पोस्टल बैलेट नोटिस भी दी है, और उसी के साथ साथ उन्हें क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश करनी है। इट मस्ट इंडिकेट द जस्टिफिकेशन फॉर सच ए चेंज, दैट मीन्स व्हाई यू आर अल्टरिंग योर ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब ये तो होता है कि आप ये करना क्यों चाहते हो और ये सही में ज़रूरी है क्या, इसके लिए आपको नोटिस में और ये एडवर्टाइजमेंट में बताना है। द रूल नोटिफाइड बाय द MCA, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रिस्क्राइब्स दैट द एडवर्टाइजमेंट शैल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। उन्होंने ये भी बताया MCA ने कि ये एडवर्टाइजमेंट कौन से न्यूज़पेपर में देनी है, वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, ठीक है, which are in circulation at the place where the registered office of the company is situated. It should also place details on its website if any. आजकल देखिए पूरा का पूरा कैसे हो गया है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, और हर एक कंपनी ने अपने मैक्सिमम कंपनी ने वेबसाइट भी बनाया है। तो आपको बैलेट पेपर पे भी देना है, नोटिस देनी है, फिर एडवर्टाइजमेंट भी देनी है, और अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर भी आपको इस तरह की एडवर्टाइजमेंट या नोटिस आपको डिस्प्ले करनी है, ठीक है। अब क्या है, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशंस टू बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। देखिए हो सकता है कि मैं समझो वो कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और मुझे जो अल्ट्रेशन हो रहा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट गिविंग माई असेंट, आई एम डिसेंटिंग, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ शेयर होल्डर आई एम डिसेंटिंग शेयर होल्डर, यानी जो उससे नाराज़ है, जो अपनी कंसेंट इसके लिए नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशंस टू बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी बताएंगे कि किस तरह से शेयर होल्डर एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है शेयर होल्डर्स ने जितनी अमाउंट कंपनी को पे की है उतनी अमाउंट कंपनी उन्हें वापस कर दे, और वो शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो अल्टर्ड इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? क्योंकि ये शेयर होल्डर्स ने प्रॉस्पेक्टस के ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। प्रॉस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट एक बताया था और अभी ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, बदल रहा है। तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर्स उसके लिए एग्री हो जाए और कोई डिसएग्री हो जाए। तो जो डिसएग्री है उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू एग्जिट, ठीक है, यानी बाहर निकलने की उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये हमने कौन से इसमें देखे हैं कि जो एक्सक्यूज़ मी, जो मनी रेस किया हुआ है जिस ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप उसके लिए पूरे का पूरा मनी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। अभी जो सेकंड केस है उसकी वो हम लोग देखने वाले हैं, अल्ट्रेशन इन अदर केस। एक तो वो केस हो गई, या तो अदर केस भी हो सकती है। तो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन,
कोई भी अल्ट्रेशन हो ऑब्जेक्ट क्लॉज का, आपको क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ये अल्ट्रेशन इन अदर केसेस अगर होगी तो उसके लिए इन इट्स जनरल मीटिंग और थ्रू पोस्टल बैलेट। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। वो जनरल मीटिंग में भी कर सकते इस तरह का स्पेशल रेजोल्यूशन पास, या तो फिर पोस्टल बैलेट से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फिर अदर प्रोविजंस क्या है, सेम वे फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू द रजिस्ट्रार। इफ़ यू वांट टू चेंज और यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। बराबर है। फिर रजिस्ट्रार के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। दैट मीन्स क्या होता है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी ने पास किया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, सर्टिफाइड कॉपी वो होती है जो ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द कंपनी सर्टिफाइड दैट दिस इज द स्पेशल रेजोल्यूशन विच इज़ पास्ड इन अ जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये आपको फाइल करनी है। फिर सेकेंड वन इज़ कॉपी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द रेजोल्यूशन एंड पोस्टल बैलेट नोटिस पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। देखिए आपको फिर से क्या देना है, आपको डिटेल्स देने हैं। किसके डिटेल्स देने हैं, रेजोल्यूशन के और पोस्टल बैलेट नोटिस के। ठीक है, हमने अभी देखा था कि पोस्टल बैलेट नोटिस में क्या क्या पब्लिश करना है, फिर न्यूज़पेपर में किस तरह की एडवर्टाइजमेंट देनी है, क्या कंटेंट्स होने चाहिए, सेम कंटेंट्स हियर अल्सो यू हैव टू फाइल विद द रजिस्ट्रार। फिर नेक्स्ट क्या है, अ सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द कंप्लायंसेस ऑफ रेगुलेशंस in respect of the opportunity given to the dissenting shareholders to the resolution to exit from the securities in which they have invested their money। फिर से क्या है कि आपने कंप्लाई किए हैं जो सेबी के रेगुलेशन से, एमसीए ने दिए हुए डायरेक्शन से, उसे आपने कंप्लाई किया है। किस बेसिस पे आपने कंप्लाई किया है, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें कंपनी में उन्होंने जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की है उससे एग्जिट होने के लिए आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी हुई थी। ये भी सर्टिफिकेट, ये भी नोटिस यू हैव टू फाइल विद द रजिस्ट्रार। समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। अभी हमने कौन सा अल्ट्रेशन देखा था, अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू अल्ट्रेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। What is liability clause? All of you know that the liability may be limited or unlimited। बराबर है। कंपनी किस तरह से उसकी liability बताती है, liability that means limited by shares, limited by guarantee और unlimited company। अगर वो इस तरह से अपनी liability clause जो है उसे change करना चाहती है तो what provisions must be observed by the company। देखिए क्या है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। समझ में आया है? ओनली इफ द कंपनी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन क्लास ऑफ कंपनी टू अनदर क्लास। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, कौन सी होती है कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, दैट मीन्स अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड कंपनी। बराबर है। ये क्या होता है, दिस इज़ अ क्लास ऑफ अ कंपनी। अगर ये क्लास से वो दूसरी क्लास में अगर जाना चाहती है, दैट मीन्स अल्ट्रेशन कर रहे हैं। किस में अल्ट्रेशन हो रहा है, लायबिलिटी क्लॉज में। ठीक है, तो ये अल्ट्रेशन कब हो सकता है, ओनली इफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी परमिट्स। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने परमिट किया हुआ है देन ओनली यू कैन अल्टर योर लायबिलिटी क्लॉज। फिर से अल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन यू हैव टू पास इन अ जनरल मीटिंग। सेकेंड वन इज कंपनी शैल कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस अप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। देखिए अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है, एक कंपनी का स्टेटस जो आपका क्लास था उसे बंद करना चाहते हो और दूसरा स्टेटस लेना चाहते हो। दैट मीन्स यू आर वाइंडिंग अप ऑफ वन कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी, ये समझा जाता है। तो उसके लिए जो भी प्रोविजंस होगी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट प्रोसेस मस्ट अगेन बी
समझ में आ रहा है? फिर से कंपनी को क्या करनी है, वो अप्लीकेबल होगी कंपनी के लिए और वही प्रोसेस के थ्रू फिर से कंपनी को जाना होगा। ठीक, द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फेक्शन शैल क्लोज द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। देखिए, अगर फिर आपने ये बताया है उन्हें कि यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन फॉर अल्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी, बराबर है, दैट मीन्स लाइबिलिटी क्लॉज। अगर वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है then only the registrar closes the formal registration and reissues the new certificate of incorporation। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या हो गया, पहली कंपनी अभी आप वो स्टेटस छोड़ दिया है, अपने दूसरे स्टेटस में जा रहे हो, तो कंपनी को क्या करना है, बंद करना है और दूसरी कंपनी को शुरू करना है, और उसके लिए वही प्रोसेस रजिस्ट्रार भी करेगा। एंड इट विल नॉट अफेक्ट द डेट्स लायबिलिटीज इवन दो क्या हो रहा है, ये कंपनी ने अपना क्लास बदल दिया है। हम लोग देख रहे हैं कि उन्हें फिर से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है। यानी ऐसा हो, समझ सकते हो आप लोग कि पहली कंपनी बंद होगी तो पहले के जो लायबिलिटीज़ होगी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जो ऑब्लिगेशंस हो गए, जो डेट्स हो गए, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किए होंगे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। तो ऐसा नहीं होता है, इट रिमेंस एज इट इज़, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है इफ़ द कंपनी इज़ अल्टरिंग इट्स लायबिलिटी क्लॉज। समझ में आया है? सो इट विल नॉट अफेक्ट द डेट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर एज सच रजिस्ट्रेशन हैड नॉट बीन डन। यानी ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नया हुआ नहीं है, ये समझ के जो प्रीवियस लायबिलिटीज़ है, जो ऑब्लिगेशंस है, जो डेट्स है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। चलो अभी आखिरी का ये देखते हैं हम लोग कि अभी जो है वो अल्ट्रेशन क्या है, दैट इज़ अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल और कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो क्या है फिर से, व्हेन यू कैन अल्टर योर कैपिटल ओनली इफ आर्टिकल्स ऑथराइजेस टू मेक अल्ट्रेशन योर कैपिटल क्लॉज। अगर ऐसा आर्टिकल्स ने ऑथराइजेशन नहीं दिया है, इवन दो यू वांट टू अल्टर योर कैपिटल क्लॉज, देन फर्स्ट यू हैव टू मेक अल्ट्रेशन इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया है? तो देखिए क्या है, द इफ आर्टिकल्स ऑथराइज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी चेंज कर सकती है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल? में बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन passed in general meeting alter the conditions of its memorandum in regard to capital so as। देखो क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, अभी तक के हमने देखा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन इफ़ यू वांट टू अल्टर योर कैपिटल क्लॉज देन यू हैव टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अभी अल्टर द कंडीशंस ऑफ इस मेमोरेंडम इन रिगार्ड टू कैपिटल सो एज। अभी मेमोरेंडम में आपको क्या करना है, कंडीशंस जो बनाई हुई थी वो चेंज करनी है, टू इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट। आप तो एक तो इंक्रीज कर सकते हो शेयर कैपिटल को जितना भी आप चाहते हो उतना बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन in its general meeting। if you want to increase your share capital then you have to pass the special resolution in general meeting and you have to file this resolution along with the altered memorandum with the registrar within 30 days of passing such a resolution। यानी आपको क्या करना है, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना है और आपको ये जो रेजोल्यूशन और जो आपने अल्ट्रेशन किया है तो यू हैव, आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो अल्टर्ड मेमोरेंडम और ये स्पेशल रेजोल्यूशन आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। कितने दिनों के भीतर? 30 दिन, दैट मीन्स 30 दिन के भीतर आपको ये रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हैं। एक तो ये हो गया कि आपने अभी क्या किया है, आपने अभी इंक्रीज शेयर कैपिटल किया है। हो सकता है टू कंसोलिडेट एंड डिवाइड। कंसोलिडेट यानी एकत्रित करना, डिवाइड यानी विभागना, बराबर है। तो कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट दैन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एंड फाइलिंग इट विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। क्या कर सकते हो, अल्ट्रेशन यानी देखिए आप तो इंक्रीज कर सकते हो या तो डिक्रीज कर सकते हो या तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते हो, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रेशन।
तो हमने पहले देखा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, है तो उतना ही, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, एक तो कंसोलिडेट यानी अलग अलग शेयर्स को कंसोलिडेट करना चाहते हो, या जो कंसोलिडेटेड है उसे डिवाइड करना चाहते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। और जो भी रिजोल्यूशन आप पास करते हो तो आपको ये फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, कितने दिनों के भीतर, 30 डेज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। देखिए अभी तो आपने क्या किया था, शेयर कैपिटल को ही डिवाइड किया था। अब आप शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टॉक में, और स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, शेयर्स में। दैट मीन्स अगेन यू आर चेंजिंग द कैपिटल, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ योर कैपिटल, बराबर है। तो इसलिए अगर फुल्ली पेड अप, हाँ, कौन से शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। स्टार्टिंग में आप स्टॉक इशू कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, पहले आपको तो शेयर्स ही इशू करने हैं, वो फुल्ली पेडअप हो या पार्टली पेडअप हो, लेकिन पहले आप शेयर्स को ही इशू करोगे और फिर जब वो फुल्ली पेडअप हो जाते हो तो आप स्टॉक में कन्वर्ट करोगे। अगर आप फिर से चाहते हो कि स्टॉक को आपको फिर से शेयर्स में लाना है तो वो भी कर सकते हो, और कोई भी डिनोमिनेशन के आप शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टॉक को फिर से शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। To subdivide its shares or any of them into shares of smaller amount than fixed by the memorandum, but the proportion of paid and unpaid on each share must remain the same. देखिए अभी आप फिर से कुछ तो भी चेंजेस कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, यू आर सब डिवाइडिंग यूर शेयर्स। अब सब डिवाइड कर रहे हो ऑफ एनी ऑफ देम शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। शेयर समझ लीजिए पहले 100 रुपये का था, आप 50 रुपये का कर रहे हो, ठीक है। अमाउंट देन फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में फिक्स क्या बताई थी, 100 यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर विल बी 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अभी आप उसको किस में चेंज कर रहे हो, 50 रुपये में। बट द प्रोपोर्शन ऑफ पेड एंड अनपेड ऑन ए शेयर मस्ट रिमेन द सेम। देखिए कैसा होगा इसमें, ठीक है, 50-50%। जैसे कि 100 रुपये का शेयर था, आपने 50 रुपीज़ पे किए थे, ओके। नाउ यू आर डिवाइडिंग इट शेयर्स इनटू 50-50 रुपीज़। 100 रुपये का शेयर अभी आप 2 भाग में विभाजित कर रहे हो, और वो कितने का कर रहे हो, अभी 50 रुपये 50 रुपये। कितना आपने दिया था बताइए, पहले आपने पहले दिया हुआ था 50 रुपये, पे किया था 100 रुपये के ऊपर, लेकिन अभी आपने वो शेयर को ही किया है, कितना किया है, 50 रुपये का। लेकिन आपको क्या देखना है, प्रोपोर्शन ऑफ पेड एंड अनपेड ऑन ईच शेयर मस्ट रिमेन द सेम। अभी आपको इसको फिर से 50% करना होगा ना। 100 में 50 दिए थे यानी 50% पे किया था, 50 का भी आपको कितना करना पड़ेगा, 50%, यानी 25% विल बी ट्रीटेड एज पेड एंड 25 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज अनपेड ऑन ईच शेयर, ठीक है। टू कैंसल शेयर्स विच एट द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ have not been taken or agreed to be taken by any person and thus diminish the amounts of his share capital by the amount of the shares so cancelled। हो सकता है आप शेयर कैपिटल में और भी कुछ चेंजेस कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, यू आर कैंसलिंग द शेयर्स, लेकिन कौन से शेयर्स यू आर कैंसलिंग, विच हैव नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, यानी ऐसा शेयर कैपिटल जो जिसको किसी ने भी लेने के लिए ना तो एग्री किया है या ना ही किसी ने तो भी लिया हुआ है, ऐसे शेयर्स को आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, और इस तरह से आपका जो शेयर कैपिटल है उसे डिमिनिश कर रहे हो। समझ में आया है? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप आपके जो शेयर कैपिटल क्लॉज है या जो कैपिटल क्लॉज है उसमें चेंजेस ला सकते हो। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है पूरा? अगर नहीं आया होगा तो आप आपके डाउट्स फिर से मुझे आपके ग्रुप में पूछ सकते हो। और हिंदी मीडियम वालों को मैं फिर से बता दूं कि इससे रिलेटेड मैं नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रोवाइड होने वाली है, लेकिन आज का जो लेक्चर हमारा था वो हमने पूरा का पूरा इंग्लिश के नोट्स में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन भले हिंदी में है, इसलिए नोट्स को रेफ़र करने के लिए हिंदी मीडियम के क्लास को हिंदी के नोट्स में प्रोवाइड कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।